Hello everyone, this is Kobal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel and Academy Avengers class 6 to 10th. तो भाई जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं आ गई हूँ आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके, जो कि इस बुक का मतलब मैं बोलूंगी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा चैप्टर जो दो तीन चीजों को कवर करता है, जिसके अंदर दो तीन चैप्टर आ जाए। जैसे अगर हम बोले चैप्टर का नाम पहले देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। कैसे हमारे इंडिया का उस जमाने की अगर हम बात करें मिडाइवल टाइम की, तो पॉलिटिकल मैप चेंज हुआ है। मतलब कभी कोई डायनेस्टी आती है, कभी दिल्ली सल्तनत आती है, उसके बाद जो मुगल्स आते हैं, तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले ही बोल रही हूँ, बहुत अच्छा सेशन होगा, तो पहले ही लाइक कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डल जाए, और शेयर करो अपने क्लासमेट्स में ताकि ये आपके काम आए और उनके भी डेफिनेटली काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हमें समझने की जरूरत है कि मीनिंग ऑफ द टर्म मिडाइवल। भाई ये जो मिडाइवल टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग समझने की जरूरत है। तो हम बोलते हैं ना मध्यकालीन इतिहास, बीच का मतलब जैसे हमने आपने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो बीच में कुछ यानी मिड में, ठीक है। तो इसको अगर मीनिंग देखें, लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब है बिटवीन टू एजेस, दो एजेस के बीच में। अब यहाँ पे यूरोप के एग्जाम्पल से बताया और इंडिया का। तो यूरोप का मिडाइवल पीरियड कब से कब तक था, जब रोम क्या कोलैप्स होने लग गया था, ठीक है, और रेनेसेंस के पीरियड तक, जब नए नए मॉडर्न चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिडाइवल पीरियड बोला जाता है 11 से 7 सेंचुरी में आया है ना। मतलब 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक क्या है हमारे इंडिया में मिडाइवल पीरियड रहा है। स्क्रीनशॉट एस एस लेते चलना है, शॉर्ट में आपको पता है आजकल भाई जेंजीज हो, आप अच्छे बच्चे हो आज के, है ना। तो स्क्रीनशॉट बच्चा लेते चलना है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, जितने शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो सका है मैं लाई हूँ। राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। भाई सबसे पहले अगर हम रोल देखें दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो अब क्या होता है, दिल्ली सल्तनत भी कब बनी। तो सबसे पहले जो है राजपूत रूल कर रहे थे, उसमें भी अगर हम बात करें तोमर। और यहाँ पे बात की जा रही है, देखो ज्यादा बताया नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में ही यहाँ चैप्टर में बताया, क्योंकि पता है नन्हे मुन्नू से बच्चे हैं, उसमें इतना सा बड़ा चैप्टर, तो कम से कम हम बच्चों को बताए तो बेटर है। मतलब कम से कम जो है चीजें रहे और अच्छी कॉम्पैक्ट। तो डिफीट ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान 1192, एक होती है बैटल ऑफ तरेन, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को कौन हरा देते हैं, अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। अब मोहम्मद गौरी 1192 में, पहले तो वो हारते 1191 में, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा रूल करा था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, मतलब इस हिस्से में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के पृथ्वीराज चौहान रूल करते थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, अब जब मोहम्मद गौरी जीते, मतलब अगर हम बोल सकते हैं पहला मुस्लिम, अगर बात करी जाए तो इन्वेजन हमें देखे, जो मुस्लिम्स की एंट्री अगर हम देखें इसी टाइम पे होते हुए देखने को मिलती है। अगर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो भारत का इतिहास कुछ अलग होता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हार गए, बैड लक रहा, तो मोहम्मद गौरी आए और दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई। ठीक है, ये देखिए वॉर हो रही है। अब अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन कैसे कैसे हमारी अलग अलग डायनेस्टी रही है, तो जैसे कि आपने बोला कि मैम जो है आप तो बता रहे हो कि मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी के एक सेवक थे, ठीक है, उनका नाम आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन थे। तो बेसिकली पहली डायनेस्टी शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी बन गई जिसको गुलाम वंश या ममलुक्स भी बोला जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे जितना इजी से इजी हो सका मैं लेकर आई। तो सबसे फर्स्ट है हमारी स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी। उसके बाद ये कुछ टाइम तक रही, कुछ सालों इसने राज करा, फिर आ गई, मतलब होता है ना एक राजा आता है दूसरे को मारता है, फिर उसकी पावर कम होती, दूसरा राजा आता है, तो यही चलता रहा। फिर आई खिलजीज या जिन्हें खलजीज हम बोलते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन आ गए, थर्ड नंबर पे आए अगर हम बात करें तुगलक। फिर फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो सैयद आ गए, और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे लोधीस थे। लोधीस थे, तो लोधीस के बाद फिर कौन आते हैं, हमारे मुगल्स। तो अभी मुगल्स को पढ़ेंगे आगे, वो भी चैप्टर का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन अभी इतना रखते हैं। और दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, क्या सिस्टम था, सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट तो ऑब्वियसली हो ही गया है, लेकिन टीचर के एफर्ट्स को लाइक करते चलो। ठीक है, चलो। दिल्ली सल्तनत कंट्रोल कवर्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल कहां से कहां तक था, तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया, मतलब इंडिया के नॉर्थ पार्ट को ये कवर करती थी। रेजिस्टेंस, अब भाई दिल्ली सल्तनत रही तो क्या किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, क्या कोई किसी ने अपोज नहीं किया, तो भाई क्यों नहीं करेंगे अपोज, है ना। अब जैसे मैं हूं, मैं कितनी भी पावरफुल हूं, जरूरी थोड़ी कि सब मुझसे डरेंगे, कोई ना कोई तो होगा जो मेरे अगेंस्ट आवाज उठाने की हिम्मत रखता हो। तो ऐसे इनको रेजिस्ट किसने किसने किया, तो ईस्टर्न गंगा, जो अगर हम बोले जिसमें मॉडर्न डे अगर हम उड़ीसा आंध्रा वगैरह इंक्लूड होता है, ठीक है, होयसियास जो साउथ
में उन्होंने भी सल्तनत के एक्सपांशन को रोका कि भाई हम तुम्हें एक्सपांड नहीं करने देंगे, बढ़ाने नहीं देंगे, हमें मत कमजोर समझो, हम नहीं डरते तुमसे। कल्चरल सेंटर्स, दीज किंगडम्स बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो बहुत से आर्ट एंड कल्चर नए नए हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पे अगर हम जो बिल्डिंग्स देखते हैं, जो दिल्ली में अगर हम जो कुतुब मीनार बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है ना, तो ये सब क्या है भाई, ये सब उस टाइम के आर्ट्स वगैरह, आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं, उनमें उनकी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, ऐसे उनका कल्चर आया है ना, तो हर चीज हमें देखने को मिली। दिल्लीज रोल, अगर हम ध्यान दें तो दिल्ली का रोल क्या है, क्यों दिल्ली सल्तनत ही नाम रख दिया, तो कोई रोल होगा। ग्रीव एज अ मेजर पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया का ये मेजर पॉलिटिकल सेंटर रहा है। तो आप समझ सकते हो जो भी राजनीतिक चीजें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, राजा लोगों की राजधानी कैपिटल दिल्ली ही रहती थी मोस्टली। सल्तनत फीचर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद कांस्टेंट टेरिटोरियल एक्सपांशन। अब सल्तनत के फीचर अगर हम देखें ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत सालों तक स्टेबल रहा है सब कुछ। हम बोलते हैं ना कि यार तुम तो कभी से स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, कभी उस कोचिंग में जा रहे हो, तुमने तो ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल उसकी तरह देखो ना, 2 साल से वहीं जा रहे हैं, यानी स्टेबल है। अब तुम चाहे 6 महीने कोई कोचिंग, 2 महीने कोई कोचिंग, यानी इनस्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था कि टेरिटोरियल एक्सपांशन चलता रहा, कभी कोई आ रहा है अटैक करे, कभी किसी से बैटल हो रही, कभी कुछ बैटल हो रही, फिर कोई राजा आ गया, तो ऐसा चलता रहा। ऐसा नहीं है कि कोई सालों तक कोई राजा राज कर रहा हो, कर रहा है उसके बाद फिर दूसरा अटैक कर दे रहा है, हार जा रहा है तो फिर वो राजा बन जा रहा है, ऐसे सब चल रहा था। मिलिट्री कैंपेन्स ऑफन रेडेड विलेजेस, सिटीज, टेम्पल्स एंड सीट्स ऑफ लर्निंग। अब ये जो इनका मिलिट्री कैंपेन होता था, ये जो राजा आते थे जीतने के लिए, मतलब ये जो लूट पाट मचाने के लिए, मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए, तो करते क्या थे, तो खूब रेडिंग वगैरह करते थे, प्लंडर करते थे, मतलब बर्बादी है ना, विलेजेस को जब डिस्ट्रॉय करना, सिटीज की बर्बादी, टेम्पल्स को लूटना तोड़ना, है ना। इवन जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, सीट्स ऑफ लर्निंग, मतलब जो हमारी लर्निंग की जो भी यूनिवर्सिटीज उस जमाने में जो थी उनको बर्बाद करना, तो ये सब ये लोग करते थे। Violent successions, nearly 2/3 of sultans killed predecessors। अब यहाँ पे सक्सेशन ऐसा रहा है कि मुझे गद्दी पे बैठना है तो मैं क्यों ना अपने बड़े भाई को मार दूं या अपने पापा को मार दूं, ऐसा चलता था। मतलब आप समझ सकते हो, गद्दी के लिए आप अपने पापा को नहीं देख रहे, आप अपने भाई को नहीं देख रहे, आपको बस गद्दी हथियानी है, तो ऐसा सिनेरियो था। एवरेज रीन ऑफ सुल्तान अबाउट 9 years। अगर हम बात बोले कि एवरेज कितना किसी सुल्तान ने रूल करा है, तो मुश्किल से अगर हम बोले एवरेज एक निकला है, एवरेज 9 year औसतम। तो आप सोचो ना, 9 year बस, मतलब अगर कोई 40 साल 50 साल 30 years करता तो लगता है स्टेबिलिटी। इसीलिए तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इनस्टेबिलिटी रही, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरेज लगा है, तो 9 years में राजा बदल जा रहे थे, अटैक, टेरिटोरियल एक्सपांशन, हर किसी को है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। क्लियर हुआ बच्चा? तो लाइक करते हमें चलना है, लाइक में कोई कंजूसी हम नहीं करेंगे। कोमल मैम की मेहनत आपको दिखती है कमेंट्स में, मुझे जरूर बताना, और चैनल को भी बच्चा सब्सक्राइब करते हुए चलना है, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। लाइव क्लासेस भी होती हैं आपके लिए। देखो ये कैसे दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, किसके टाइम की, 13 to 15 सेंचुरी, ये तुगलक और लोदीज के टाइम की है। तो देखो ईस्टर्न गंगा टेरिटरी थोड़ा सा क्रीमी कलर में, तो यहाँ पे आपको दिखेगी, यहाँ पे इस तरीके से, रुको ब्लैक पेन कर दूं मैं, रेड कर देती हूँ, चलो। अब यहाँ पे बात करें ये होयसल टेरिटरी, तो ये थोड़ा सा अगर हम बात करें साउथ में हमें देखने को मिलती है। फिर तुगलक डायनेस्टी, तो ये तुगलक डायनेस्टी कैसे कैसे जो है एक्सटेंड हो रही है, फैल रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी डायनेस्टी है, बात करें 13 to 15 सेंचुरी के बीच में कैसे कैसे एक्सपांड होती रही। चलो, इकोनॉमी एंड सोसाइटी अंडर द सुल्तान। अब सुल्तान जब रहे, उनका राज था, शासन था, तो उस टाइम पे क्या इकोनॉमी थी, पैसों वैसों का मतलब क्या हालात थे, अगर हम बोलते हैं जैसे इकोनॉमी कैसी कंट्री की, गरीब है, अच्छा था, ठीक था, है ना। या अगर हम बात करें जो है सोसाइटी कैसी थी, समाज में क्या होता था, तो कोर्ट लाइफ, अगर राजा के दरबार की बात करें तो वहां पे मतलब सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, गहने वगैरह अच्छा खा रहे हैं, गहने अच्छा पहन रहे हैं, वेल्थ सोर्सेस, अब खजाना कहाँ से आ रहा है, तो खूब लूटपाट मचा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, या स्लेव्स को बेच रहे हैं, स्लेव ट्रेड हो रही, दासों को बेचा जा रहा है मार्केट में। इम्पैक्ट ऑफ प्लंडर, अब प्लंडर जो करते थे, जो बर्बादी, इतना लूटना पाटना, तो इससे क्या होता था, ट्रेड और जो है फार्मिंग पर इम्पैक्ट पड़ता था, है ना। और ये लोग क्या करवाते थे, लोगों को कन्वर्ट करवाते थे कि हमारे धर्म में कन्वर्ट हो। रिलीजियस साइट्स, जैसे लोग क्या करते थे, टेम्पल्स पर
अक्सर अटैक किया जाता था, क्योंकि जैसे राजा क्या होता था, जैसे मैं राजा हूँ, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं बेसिकली ये करूंगी कि मैं अच्छा भव्य सुंदर टेम्पल बना दूंगी। अब इतना सोने वोने का मैंने टेम्पल बनाया है, इतने जो है उसको बढ़िया सुंदर तरीके से लोग उस पर दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो टेम्पल में कितना खजाना पैसा महंगा, मतलब टेम्पल में कितनी चीज है, तो तोड़ते थे, लूटपाट मचाते थे, तो काफी वेल्थ। और अगर हम बोले आइकोनोक्लाम, मतलब इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें कि भाई अपने को ही मानना, बाकी दूसरे स्क्रिप्चर डाइटी को मतलब ऐसे उनको डिस्ट्रॉय कर देना कि वो उनके लिए कुछ है ही नहीं, इस तरीके का इसका मीनिंग है। मुझे एकदम से इतना करेक्ट याद नहीं आ रहा, बट समझ लो, थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। जिजिया टैक्स इन्होंने लगाया है ना नॉन मुस्लिम्स पर, है ना, उन पर बहुत ज्यादा हैवी जिजिया टैक्स लगा दिया, ह्यूमिलेट करा उनको, उनको बोला कि कन्वर्ट हो, मतलब ऐसा ऐसा टॉर्चर करते थे सोसाइटी के लोगों को कि कन्वर्ट हो, है ना, उनको जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर जिजिया टैक्स लगा दिया कि आप जो है नॉन मुस्लिम से यात्रा वगैरह करेंगे तीर्थ, तो आपको ये टैक्स वगैरह ये सारे टैक्स देने पड़ेंगे, है ना, हैवी टैक्स लगा दिया उनको, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया। तो अगर हम देखें इकोनॉमी कैसी, तो वेल्थ रिसोर्सेज है, वेल्थ अच्छी आ रही है, सोसाइटी के हालात देखें तो वो इतने अच्छे नहीं, मतलब लोगों की हालत खराब थी ना, क्योंकि ऑलमोस्ट हिंदूज ही थे, है ना, बुद्धिस्ट जैनिज्म, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं सोसाइटी के हालात कैसे थे। स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो ना, चलो। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, अब क्या दिल्ली सल्तनत को किसी ने रेजिस्ट किया? हाँ जी बिल्कुल रेजिस्ट किया, मैंने बोला ना, ऐसा कोई, भले कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी टॉपर हो, कोई ना कोई ऐसा आता है जो उसको हरा देता है, उसको पीछे छोड़ देता है। दिल्ली सल्तनत फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम मेनी किंगडम्स, बहुत से किंगडम से इनको जो है उल्टा जवाब मिला, रेजिस्टेंस मिला। ईस्टर्न गंगा, जैसे मैंने बोला था, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र का एरिया, तो नरसिम्हा देव वन जो 13 सेंचुरी में थे, उन्होंने सल्तनत को कई बार उनको वापस लौटाया, मुकी खानी पड़ी सल्तनत, सुल्तान को लड़ने आए थे, युद्ध करने आए थे, जीतने आए थे, है ना, उन्होंने बंगाल गवर्नर को हराया और कोनार्क सन टेंपल बनाया। होयसल्स की बात करें कर्नाटका में, तो उन्होंने भी साउथ साइड अटैक करना चाह रहे होंगे, तो भाई उनको रोका, है ना, रिमेन इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट रहे, मतलब सुल्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया और रोका, बेसिकली दिखा रहे कि किस किसने रोका दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ने से। रीजनल सल्तनत जैसे हो गई बहामनी डेक्कन में, नीचे साइड साउथ साइड, है ना, गुजरात, बंगाल, फ्रीक्वेंट वॉर शिफ्टिंग अलायंसेस, कई बार फ्रीक्वेंटली इनके वॉर चलते रहते थे, कभी इसने इसको जीत लिया, कभी उसने उसकी टेरिटरी जीत लिया, और इनके दोस्ती वोस्ती भी चलती रहती थी कि अरे यार शादी वाला मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, है ना, या अगर हम देखें दोस्ती बना ली इस तरीके से। राजस्थान मेवाड़ की बात करें तो राणा कुंभा 15 सेंचुरी, है ना, उन्होंने भी सल्तनत जो सुल्तान को अगर हम बात करें सक्सेसफुली रेजिस्ट करा, तो ये हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं कि कहां कहां से दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ने से रोका गया। विजयनगरा एम्पायर, अगर हम बात करें विजयनगरा एम्पायर, तो फाउंडेशन कब हुई विजयनगरा एम्पायर की? 14 सेंचुरी में। हरिहरा बुक्का जो एक्स गवर्नर थे तुगलक के, तुगलक दिल्ली सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान थे, उनके एक्स गवर्नर थे, उनके अंडर काम करते थे, गवर्नर थे। फिर उन्होंने बोला अरे हटो, हम अपना जो है राज्य बनाएंगे, अब हमें नॉलेज हो गया, हमारे पास पावर है, सत्ता है, पैसा है ना, तो एक होता है ना कि अब मैं जैसे मैं कि यार बहुत हो गया इस कंपनी में काम करना, मैं अपनी कंपनी खड़ी कर देती हूँ, आप समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एकदम आ जाती है। तो इन्होंने भी क्या इंडिपेंडेंट बना लिया और विजयनगरा एम्पायर को स्थापित करा। राइवल्स, अब इनके दुश्मन भी होंगे, तो दुश्मन कौन थे? बहामनी सल्तनत, है ना, जो 5 जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर, बिदार। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हुए? जैसे इन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा से लड़ाई होती रही है इनकी डेक्कन में, और गजपति जो उड़ीसा साइड थे उनसे भी इनका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये थे हमारे विजयनगरा एम्पायर जो हमें साउथ साइड देखने को मिलता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो बच्चा। विजयनगरा में अगर हम बात करें तो कृष्णदेवराय बड़े ही फेमस राजा थे, बड़े ही पावरफुल राजा थे, जिसका अगर हम बोले विजयनगरा एम्पायर को एक्सपांड करने में काफी बड़ा रोल था। ठीक है, अब आते हैं मुगल्स। तो मुगल्स के हम पहुंचते हैं वापस द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हम पहुंचते हैं लोधी डायनेस्टी में। अभी हम दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज पढ़ रहे थे, तो सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। तो लोधी जो थे आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी, उनसे कौन युद्ध करते, बैटल करते? भाई हमारे बाबर, जो पहले थे मुगल एम्पायर के फाउंडेशन जिन्होंने करा, तो इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली सल्तनत एंड हुई। इन्होंने क्या करा कि भाई फिर किसका फाउंडेशन हुआ? अगर हम बात करें मुगल एम्पायर का, और बाबर क्या बन गया? दिल्ली के रूलर। ऐसा क्या खास था जो इन्होंने जीत पाली? भाई इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तान, ऐसे क्या हुआ जो कोई आया और उसने जीत पाली? ठीक है, तो अगर हम बात करें, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, गन पाउडर का यूज, आर्टिलरी का यूज, मैचलॉक गन का यूज, ये देखो तोपों का यूज किया जा रहा है। तो आप सोचो ना, उस जमाने में तोप का यूज कोई ऐसे नहीं करता था, ये पहले थे जिन्होंने यूज करा। तो जब कुछ नया आएगा तो हमें लगेगा ना, जैसे हमारे सामने कुछ नया टॉपिक आ जाता है, एकदम से मैं इसको पढ़ूंगी ना,
अगर मानो मैं पढ़ूं ही नहीं, मुझे ही बोला कि जाओ पढ़ाने लग जाओ, तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगी? मुझे भी खुद भी उसमें स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यानी अगर नहीं करके जा पा रही तो ऑब्वियसली वो क्लास वेस्ट हो जाएगी, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी उस दिन। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो फिर भी पढ़ाने का आप कहीं भी कुछ भी पढ़ा लो थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो भाई तोप थी, तोप का हम कैसे सामना करें जब हमें आइडिया नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था, तो दिल्ली सल्तनत की एंड होती है और मुगल्स की शुरुआत होती है। आप बोलोगे मैम बहुत फटाफट पढ़ा रहे हो शॉर्ट में, तो आपको पता है रैपिड रिवीजन है, दैट मीन्स कुछ ही मिनटों में हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत काम आएगी स्लाइड्स आपके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें मुगल्स की, तो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। बाबर रहे 1526 टू 1530 तक रहे, डेथ हो गई है ना, ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए अपनी जो है जीत को, टेरिटरी को। हुमायूं है इनके बेटे, हुमायूं जिन्हें बोला जाता है, वो थोड़े से उनकी ऐसा चला है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, हार रहे जीत रहे, तो शेरशाह सूरी ने उन्हें हटा दिया था, हरा दिया था। फिर सुर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ये लेकर है, रेवेन्यू, रोड्स वगैरह, करेंसी को लेकर ये चीजें चली, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से चीजें करी। तो मतलब पहले मुगल एम्पायर था, हुमायूं उनको हरा के हुमायूं को शेरशाह सूरी ने सुर डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी। फिर शेरशाह सूरी को वापस हुमायूं ने हराया और दिल्ली को कब्जा लिया। अब हुमायूं के बाद आ जाते हैं अकबर, जिन्होंने मुगल रूल को अच्छा एक्सपांड करा। अकबर भाई बादशाह, महान हम बोलते हैं बादशाह मुगल सल्तनत के, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में एम्परर बन गए थे। जहांगीर के टाइम पे अगर इनके बेटे की बात करें, मतलब इनके बेटे अकबर के, तो जहांगीर के टाइम पे आर्ट, आर्किटेक्चर है ना, और टेरिटरी को एक्सपांड करने में इनका रोल देखने को मिलता है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कि किस किस का रोल क्या क्या रहा है। तो जहांगीर ने आर्ट आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया है ना, डेक्कन में साउथ साइड एम्पायर को एक्सपांड करने की पूरी कोशिश करी, करा भी। शाहजहां की बात करें तो फेमस है ताजमहल, रेड फोर्ट है ना। मुगल आर्ट इस टाइम पे बहुत पीक पे था, है ना। कला जो मुगल्स के टाइम पे, हम कला जो आज भी हमें देखने को मिलती है, जो आगरा दिल्ली साइड जाए, जो उनका काम हमें देखने को मिलता है कि कैसे कला थी उस जमाने में मुगल्स के टाइम पे। तो पीक पे कब थी? शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, किसी राजा को होती ना कला वाला, पेंटिंग से सब पसंद होता है। फिर आए औरंगजेब, जो अगर हम बात करें कि लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आखिरी मुगल रूलर ये थे, आखिरी मुगल रूलर तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन बुक में औरंगजेब तक दिया है। तो हम देखेंगे ये अपने राइवल्स को मारा है ना, इन्होंने शाहजहां अपने पापा को ही जेल में डाल दिया। ठीक है, और 49 ईयर्स तक इन्होंने रूल करा और काफी जो है पीक पर एम्पायर को पहुंचाया, अपने रिवेलियंस को फेस करा और साउथ में एक्सपांड करने की पूरी पूरी इनकी चलती रही। डेक्कन के लिए, डेक्कन साइड के लिए बहुत वॉर भी इन्होंने किए। ठीक है, 1707 में इनकी जो है डेथ हो जाती है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है मैम? क्योंकि मैंने बोला ना कि आखिरी पावरफुल रूलर औरंगजेब थे। अब जब पावरफुल मेंबर ही चला गया फैमिली से, धीरे धीरे आसपास के राजा लोग सर उठाने लगेंगे, डर बंद खत्म हो जाएगा। जैसे टीचर क्लास से चली जाती तो आपका डर खत्म हो जाता है, आप लोग बातें करने लग जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारी बुक में यही तक दिया है, औरंगजेब तक है ना। बहादुर शाह जफर वैसे लास्ट मुगल एम्परर थे, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्लियर हुआ मेरे बच्चा पार्टी को? तो लाइक करो भाई इसी बात पे। आगे बढ़ते हैं, चलो। रेजिस्टेंस टू द मुगल्स, अब क्या मुगल्स को भी रोका गया? अरे बिल्कुल रोकेंगे भाई। पीजेंट्स ने रेजिस्ट करा, पीजेंट्स लोगों ने रिबेल कर दिया था, किसानों ने, है ना। जाट्स जो थे यूपी हरियाणा राजस्थान साइड के, है ना, उन्होंने भी जो है इनसे इनके साथ, मतलब अगर हम देखें एक्सप्लॉइटेशन होता था पीजेंट्स के साथ रेवेन्यू टैक्स वगैरह को लेकर, तो उन्होंने जो है रेजिस्ट करा। फिर यहाँ पे जाट्स ने करा। ठीक है, अगर हम बात करें लगभग लड़ाई वगैरह हुई तो फॉर 20,000 स्ट्रॉन्ग लीडर किल्ड, रिबेलियन सप्रेस, मतलब क्या हुआ, लगभग 20,000 लोगों की जाने गई। रिबेलियन को तो इन्होंने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, लेकिन हमें बोला है कि इनको रेजिस्ट किसने किया, तो यहाँ पे हमें पीजेंट्स का रोल देखने को मिलता है। ट्राइब्स ने भी इनको रेजिस्ट करा, जैसे भील्स हो गई, गॉन्ड्स हो गई, संथाल्स, है ना, कोच, रेजिस्टेंस, एनेक्सेशन एंड हेवी टैक्सेस। अब इन पे खूब टैक्स लगा दिया जाता था और इनके एरिया को हथियाने के लिए कोशिश की जाती थी मुगल्स की तरफ से। तो इन टाइप्स ने हिम्मत से लड़ा, रोका, रेजिस्ट करा, कुछ को हरा दिया गया और कुछ जो है पार्शियल इंडिपेंडेंस बनेगी। ठीक है भाई, हम आपके, होता है ना कि ठीक है हमें इंडिपेंडेंट रहने दो, बाकी हमारा जो है टेरिटरी आपकी ही है, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट थोड़ा अपने अकॉर्डिंग करने दो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें हुई है। क्लियर? तो पीजेंट्स और ट्राइब्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मुगल्स के खिलाफ देखने को, मुगल्स के लिए देखने को मिलता है। सर्च ऑफ द राजपूत, राजपूत का भी मुगल्स के टाइम पे बहुत रोल था। राजपूत राजा तो भाई दोस्ती यारी शादी वगैरह होते ही रहता था। राणा कुंभा की बात करें तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे मेवाड़ के। फिर राणा सांगा की बात करें, इन्होंने राजपूत को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये बाबर से हार गए थे खानवा के युद्ध में। महाराणा प्रताप ने तो बोल दिया था कि मैं मुगल्स के अंडर अपनी जो है, अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवाऊंगा, उनके अंडर जो है उनकी, बोलते ना कि भाई हमारा जो है, हमारी आप वो हासिल, मतलब हमें राजा मान लो, हमारे अंडर आप आ जाओ, लेकिन सुप्रियरिटी आपको हमारी माननी पड़ेगी। तो इसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं मानना,
है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गए तो फिर होती है इनकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें गोरिल्ला वॉरफेयर का हमें इस्तेमाल करने को देखने को मिलता है। भील्स कम्युनिटी के साथ इन्होंने वॉर करा था। गोरिल्ला वॉर बेसिकली क्या होता है, जिसमें छापामार युद्ध अगर हम बोले कि एकदम से जंगलों में देखा नहीं कि फटाक से अटैक करना और गायब हो जाना बहुत तेजी से, ठीक है। औरंगजेब श्रीन, औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, राजपूत लोगों ने रिबेल करा, जैसे दुर्गादास राठौर, है ना, जिसके चलते मुगल पावर थोड़ा सा लिमिट में हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब अहोम्स, अहोम ट्राइब थी, बड़ी पावरफुल ट्राइब थी। अहोम्स माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार, 13th सेंचुरी में अहोम जो है म्यांमार बर्मा से आए थे, फॉर्म अहोम किंगडम इन ब्रह्मपुत्र वैली। इन्होंने अहोम किंगडम की स्थापना मतलब फॉर्म करा ब्रह्मपुत्र वैली में। आए कहां से थे, म्यांमार से आए थे। पैक सिस्टम इसमें क्या था कि एवरी मैन सर्व स्टेट लेबर मिलिट्री इन एक्सचेंज फॉर लैंड, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नामी, मतलब अगर आपको हम जमीन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऐसा था कि मुझे अगर जमीन मिल रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दास या मिलिट्री में शामिल होना पड़ेगा और उसके बदले मुझे जमीन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 17th सेंचुरी रेजिस्ट मुगल्स यूज टेरर इन गोरिल्ला टैक्टिक्स, मुगल्स ने इन पर अटैक करा तो इन्होंने खुल के जो है उनको रेजिस्ट करा, और क्या हुआ, गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा, अपने जो है लोकेशन का फायदा इनको मिल गया। 1671 में बैटल्स ऑफ सरायघाट होती, जिसमें जो लचित अगर हम बोले बोरपुकन 10,000, उन्होंने क्या करा, मुगल्स को हरा दिया, जो मुगल्स 30,000 की इसमें थे, तादाद में थे, मतलब मुगल्स 30,000 थे और ये लोग 10,000 से इन नंबर्स, और उन्होंने मुगल्स को हरा दिया। तो सोचो कितने दिमाग का इस्तेमाल करके, चालाकी का इस्तेमाल करके इन्होंने हराया होगा। रिजल्ट, अहोम्स प्रिजर्व इंडिपेंडेंस, प्रमोट एग्रीकल्चर एंड लोकल कल्चर। इनके इसके चलते क्या हुआ, इन्होंने इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करा होम्स की, मतलब भाई इंडिपेंडेंट रहे, ये बहुत अच्छी बात है, जीत गए थे। एग्रीकल्चर को प्रमोट करा, लोकल कल्चर को प्रमोट करा, ठीक है। क्लियर हुआ तो लाइक करते चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ द सिख, सिक्स का भी रोल हमें यहाँ देखने को मिलता है। 5th सेंचुरी गुरु नानक जो है, जिसके थ्रू सिक्किम बिगिन हुई थी, जिनके थ्रू, ठीक है, गुरु अर्जन, है ना, इनको शहीद माने जाते हैं, है ना। मिलिटराइजेशन अंडर गुरु हरगोबिंद, इनके अंडर थे। गुरु तेग बहादुर, इनको भी अगर हम बोले कि अपने फेथ को प्रोटेक्ट करते करते मतलब एक तरह से शहीद हो गए ये भी। गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, है ना। मार्शल ब्रदरहुड, 18th to 19th सेंचुरी जो है सिख कॉन्फिडेंसीज हमें देखने को मिलती है, जो जुड़े, यूनाइट हुए रंजीत सिंह के थ्रू। इन्होंने क्या करा, सिख एम्पायर को यूनाइट करा कि भाइयों हमें यूनाइट होना है, एकजुट होकर हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने फेथ के लिए, अपने उसके लिए लड़ना है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। चलो एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, अब यहाँ पे क्या रहा है भाई, तो दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला है। सुल्तान जो है सुल्तान क्या होते थे, मेन रूलर होते थे, मिनिस्टर्स इनकी हेल्प करते थे। बेसिकली प्रशासन कैसा चल रहा है, इक्ता सिस्टम होता था, जो नोबल्स थे, जो अच्छी अच्छी कैटेगरी के पोस्ट के लोग थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, आर्मी मेंटेन करते थे, पीजेंट्स पर खूब बर्डन रहता था टैक्स वगैरह का। मुगल एम्पायर के टाइम पे क्या था, स्पेशली अकबर, तो इन्होंने फाइनेंस, जैसे मिनिस्टर, फाइनेंस वाले मिनिस्टर थे, दीवान जिन्हें बोला जाता था, मिलिट्री जिन्हें मीर बख्शी, पब्लिक वर्क जैसे खाने सामान, जस्टिस जो करते थे, एजुकेशन का देखते थे, सदर बोला जाता था। प्रोविंसेस कौन सी थी, जैसे सुभाष हो गई, लोकल गवर्नेंस देखते थे। मनसबदारी सिस्टम में ऑफिसर्स जो है ट्रूप्स को, सिपाहियों को मेंटेन करते थे, है ना। जागीर्स के बदले मतलब उनको कैसे मिलता था, पेड पेमेंट कैसे होती, जागीर्स के थ्रू। टोडरमल जो थे रेवेन्यू सिस्टम को देखते थे, जैसे होता था फाइनेंस मिनिस्टर रेवेन्यू वगैरह देखते, लैंड सर्वे देखते थे, जमीनों का सर्वे वगैरह जो होता था, और क्रॉप प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करते थे। तो बेसिकली एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है, प्रशासन कैसा है, फाइनेंस वगैरह मेंटेन कैसे हो रही है, ये सारी चीजें होती थी। लास्ट टॉपिक हम देखें, लोगों की लाइफ कैसी थी, तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, सोसाइटी, वेल्थ, कल्चर, हर चीज यहाँ हमें देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो देखो इतनी मेहनत करके लाते हैं। इकोनॉमी कैसी थी, तो एग्रीकल्चर मेन था ऑब्वियसली उस टाइम पे, क्राफ्ट होता था, टेक्सटाइल हमें देखने को मिलता है, ट्रेड भी अच्छा होता था, श्रेणीज बनी रहती थी मर्चेंट्स की, क्रेडिट सिस्टम भी था उस टाइम पे, हुंडी वगैरह, क्रेडिट सिस्टम तब से हो गया था उधार वगैरह का। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा है, रोड्स बने हैं, ब्रिजेस, कैनल्स, नई नई सिटीज, पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे। एग्रीकल्चर की बात करें तो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलती है, इरिगेशन के थ्रू, जब सिंचाई जब शुरू हुई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, अच्छी फसल उगने लगी। पीजेंट्स को अक्सर जो है ओवर टैक्स लगा दिया जाता था, जिसके चलते भुखमरी छा जाती थी, क्योंकि वो भाई क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, उन पर टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है, बंद कर देंगे वो काम करना, है ना, जिसके चलते जब फसल ही नहीं होगी, अनाज ही नहीं होगा, तो भूखे नहीं मरेंगे लोग। ट्रेड का क्या था, तो एक्सपोर्ट्स होता था, एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था, देखो ये लगा है ना। अरब, पर्शियन, सेंट्रल एशिया मर्चेंट सेटल हुए यहाँ पे, शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सोसाइटी की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फेथ जो है को एग्जिस्ट करते थे, है ना, जैसे हिंदूज, जैन, बुद्धिज्म, मुस्लिम, सब। इकोनॉमिक एंड कल्चरल रेजिलियंस डिस्पाइट वॉर्स, अगर हम बोले कि इकोनॉमिक और कल्चरल यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब वॉर्स वगैरह हुई है, लेकिन फिर भी अलग अलग टाइप की इकोनॉमी, कल्चर का यहाँ पे हमें मिश्रण या उसका वो देखने को मिलता है, कभी कभी डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। वेल्थ क्या रही है, तो वेल्थ तो कंसंट्रेटेड अमंग रूलर्स, ऑफिशियल्स, मर्चेंट, अमंग पीपल ऑफन स्ट्रगल।
कॉमन पीपल, देखो इनके पास तो पैसा रहा है, वेल्थ रही है, लेकिन कॉमन पीपल ने स्ट्रगल करा है। कल्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फ्लोरिश, शेयर्ड हेरिटेज डेवलपमेंट, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की भी यहाँ पे हमें, नॉलेज का भी यहाँ पे, परंपराओं का भी यहाँ पे बढ़ावा होते हुए देखने को मिलता है ना। हेरिटेज इन्होंने डेवलप करा है, आर्ट, लिटरेचर, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इसी के साथ बेटा हमारा प्यारा सा और बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो आपको क्या करना है, मेरे एफर्ट्स के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज बेटा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि इतने कम मिनट्स में जितना रिवाइज करा सकती थी मैं, छोटे छोटे फॉर्म में मैंने कराया। आपको अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। और अनअकैडमी के जो है सब्सक्रिप्शन पे बड़ी बड़ी ऑफर चलते रहते हैं, तो आप उन ऑफर्स का लाभ जरूर उठाएं। आप मेरा कोड जो है KG09 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।